हाँ जी। So today we are going to start a new topic, that is anxiety based disorders, or you can say neurosis also. तो तंत्रिका तापी व्यवहार या न्यूरोटिक बिहेवियर जो होता है एक प्रकार का हमारा मैल अडेप्टिव बिहेवियर होता है या अपानुकूलक व्यवहार होता है, जिसमें कि जनरली व्यक्ति का या जो भी सब्जेक्ट होता है, रोगी होता है, उसका वास्तविकता के साथ नाता नहीं टूटता, परंतु अत्यधिक चिंता या एंजाइटी वाली फीलिंग उसके अंदर रहती है। तो बेसिकली अगर हम साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स की बात करें तो हमारे 3 मेजर प्रकार के डिसऑर्डर्स जो हैं, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स या मानसिक विकृतियां पाई जाती हैं। पहला प्रकार है आपका ये न्यूरोसिस, तंत्रिका ताप, स्नायु विकृति भी कहते हैं इसको। दूसरा आपका मेजर डिसऑर्डर होता है जिसको हम साइकोसिस कहते हैं, ठीक है। और थर्ड है आपका मेंटल रिटार्डेशन, यानी कि मानसिक मंदन। तो अगर हम इन तीनों की बात करें या तीनों में अंतर को या डिफरेंस को अगर हम स्पष्ट करना चाहें, तो सबसे पहले जैसे अगर हम मानसिक मंदन की या मेंटल रिटार्डेशन की बात करें तो बेसिकली ये जन्मजात होता है, यानी कि व्यक्ति का जो मानसिक या इंटेलेक्चुअल लेवल जो होता है वो नॉर्मल से कम होता है। इनका आईक्यू लेवल, इंटेलिजेंस कोशेंट का जो लेवल होता है वो नॉर्मल से काफी कम होता है। डिफरेंट लेवल्स होते हैं मानसिक मंदन में, माइल्ड है, मॉडरेट है, या बहुत ज्यादा अत्यधिक होता है। तो जो जितना लेवल कम होता जाता है इंटेलिजेंस का व्यक्ति का, उतना ज्यादा उसका मानसिक और शारीरिक रूप से विकृति उसके अंदर देखी जा सकती है। दूसरे टाइप का जो डिसऑर्डर अभी मैंने बताया जिसको हम साइकोसिस कहते हैं, ठीक है। साइकोसिस जो है वो इस प्रकार का, ये आगे हम नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे, उसका एक मेजर एग्जाम्पल है साइकोसिस का। एक मेजर डिसऑर्डर जो साइकोसिस के अंदर आता है उसको हम स्किज़ोफ्रीनिया कहते हैं, मनोविदिलता इन हिंदी, ठीक है। तो स्किज़ोफ्रीनिया जो है एक मेजर प्रकार है जो कि साइकोसिस के अंदर आता है। और साइकोसिस एक ऐसा मेंटल डिसऑर्डर है जिसमें कि बहुत ज्यादा अत्यधिक विकृति किसी भी एक ह्यूमन बीइंग में देखी जा सकती है। अगर हम नॉर्मल लेमैन लैंग्वेज की में बात करें, साइकोलॉजी स्टूडेंट्स वी डोंट यूज दैट वर्ड, है ना। एक पागल जो वर्ड है, किसी भी एक व्यक्ति को अगर हम पागल शब्द से संबोधित करते हैं तो वो लेमैन या आम जनता जो है इस प्रकार के वर्ड्स यूज करती है। तो वो स्किज़ोफ्रीनिया के पेशेंट्स के लिए बेसिकली यूज होता है, बिकॉज उसमें बहुत ज्यादा मानसिक विकृति पाई जाती है। व्यक्ति का रियलिटी के साथ या वास्तविकता के साथ नाता बिल्कुल टूट जाता है। डेली रूटीन के कार्य भी वो व्यक्ति खुद से नहीं कर पाता। इसके ऑपोजिट जो ये न्यूरोसिस जो प्रॉब्लम है, मानसिक विकार जिसको हम न्यूरोसिस या तंत्रिका ताप कहते हैं, ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें व्यक्ति का वास्तविकता के साथ नाता नहीं टूटता, बल्कि चिंता या एंजाइटी वाली फीलिंग उसके अंदर रहती है। यानी कि जो न्यूरोसिस से जो पीड़ित व्यक्ति होता है वो नॉर्मल डे टू डे कार्य आसानी से कर सकता है, ठीक है। डेली जो वो सोशल लाइफ में अपने आप को इंटीग्रेट कर सकता है, और उसको देखकर हमें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं लग सकता कि वो किसी प्रकार की मानसिक विकृति से या मेंटल डिसऑर्डर से पीड़ित है। बट उसके अंदर या उसके एक बैक ऑफ द माइंड एक ये फीलिंग जो खतरे वाली या एंजाइटी वाली फीलिंग जो है वो हमेशा बनी रहती है, जिसकी वजह से वो थोड़ा सा भयभीत रहता है, थोड़ा सा उदास रहता है, या थोड़ा सा उसके अंदर डिप्रेशन वाला जो फीलिंग है वो उसके अंदर आ जाता है। एक अपराध की भावना से वो व्यक्ति शिकार रहता है। इस प्रकार के रोगी को हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत नहीं होती है। आउट पेशेंट के तौर पर इनका इलाज चलता है, ठीक है। यानी कि एक मंद स्तर का विकार होता है, माइल्ड फॉर्म ऑफ मेंटल डिसऑर्डर, ठीक है। न्यूरोसिस को एक माइल्ड फॉर्म ऑफ मेंटल डिसऑर्डर कहते हैं, और इसका प्रमुख लक्षण या मेन लक्षण होता है एंजाइटी, चिंता जिसको कहते हैं। तो न्यूरोसिस की अगर बात करें तो ये सबसे पहले विलियम कलन ने इस वर्ड का इस्तेमाल किया था, तंत्रिका ताप या न्यूरोसिस का।
सिस्टम ऑफ नोसोलॉजी नाम की एक पुस्तक उन्होंने लिखी थी, जिसमें उन्होंने इस वर्ड का यूज किया था। और उस समय ये माना जाता था कि जो नर्व्स का अगर डिसऑर्डर है, हमारी जो नर्वस सिस्टम या तंत्रिका तंत्र है, वो अगर किसी वे में प्रभावित हो जाता है तो व्यक्तियों के अंदर इस प्रकार के मानसिक विकार उत्पन्न हो जाते हैं। यानी न्यूरोलॉजिकल मैल फंक्शन अगर है हमारे अंदर तो हम न्यूरोसिस के डिसऑर्डर्स का शिकार हो सकते हैं। परंतु ऐसा नहीं था। सिगमंड फ्रॉइड ने सबसे पहले इस प्रकार के थॉट का या विचार का खंडन किया कि जो तंत्रिका ताप वाली जो बीमारियां हैं या मेंटल डिसऑर्डर्स हैं, ये हमारे तंत्रिका तंत्र की मैल फंक्शनिंग की वजह से नहीं होती है या उनके अपकार्य की वजह से नहीं होती है, बल्कि एक प्रकार का मानसिक अंतर्द्वंद है, एक प्रकार का मेंटल कॉन्फ्लिक्ट होता है जो एक व्यक्ति फेस करता है। और वो क्यों होता है ये अंतर्द्वंद? जब कोई भी व्यक्ति अपनी अंदर की जो इच्छाएं होती हैं, ठीक है, अपने अंदर की जो इड की जो इच्छाएं होती हैं, उनको वो दमित नहीं कर पाता, उनको दबा नहीं पाता। ये जो इच्छाएं होती हैं, ये हमारी ईगो या सुपर ईगो की जो रिस्ट्रिक्शंस वाली या प्रोबेशन वाली या निषेध वाली जो इच्छाएं होती हैं, उनके साथ फिर वो कॉन्फ्लिक्ट में आ जाता है। यानी कि जब हमें ये लगता है कि हमें ये काम करना है, हमारा अंदर से मन करता है कि ये कार्य हमने करना है, इड की इच्छा होती है, ठीक है। इड की इच्छा क्या है? इड की ऐसी इच्छाएं होती हैं जो कि समाज द्वारा डिजायरेबल नहीं होती है, समाज द्वारा इच्छित नहीं होती। जब एक छोटा बच्चा होता है तो वो कहते हैं कि वो इड द्वारा कंट्रोल्ड होता है, नियंत्रित होता है। यानी इड की ऐसी इच्छाएं होती हैं जो हम बिना सोचे समझे करते हैं, ठीक है। एक छोटा बच्चा जब पैदा होता है, उसको अच्छे बुरे की या राइट रॉन्ग की समझ नहीं होती है। उसको भूख लगती है, वो रोता रहता है, और वो जब तक रोता रहेगा जब तक माँ उसको आकर दूध नहीं पिलाती, ठीक है। तो ये छोटे बच्चे तक तो फाइन है, छोटे बच्चे तक तो चलता है। परंतु जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, समाज के संपर्क में आता है, समाज के दायरे में आता है, और उसको अच्छे बुरे का या राइट प्लेस रॉन्ग प्लेस का समझ आती है, तो तब वो बच्चा जब 1 साल का या 2 साल का बच्चा दूध के लिए रोता रहता है तो उसको डांट पड़ती है। उसकी माँ कहती है कि तुम्हें समझ नहीं आ रही है, मैं अभी बिजी हूं, अभी तुम्हें दूध देती हूँ, 5 मिनट रुको। और फिर भी अगर वो बच्चा रोता रहता है तो उसको डांट पड़ेगी, कई बार मार भी पड़ जाती है, ठीक है। तो यानी कि ये कहने का मतलब ये है कि जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, समाज के संपर्क में आते हैं और समाज से हम बहुत कुछ सीखते हैं, तो हमें ये भी समझ आ जाना चाहिए कि सही समय क्या है और गलत समय क्या है। यानी कि अगर हमें भूख लग रही है और हमने ये इच्छा अपनी जाहिर कर दी है अपनी माँ के आगे, तो माँ हमें दूध देगी, उसमें थोड़ा विलंब हो सकता है, और उस विलंब के लिए के दौरान हमें पेशेंस रखनी बहुत जरूरी होती है। दैट मीन्स वो ईगो जो पार्ट है हमारी पर्सनालिटी का, वो हमें कंट्रोल करता है। समाज द्वारा जो डिजायर्ड तरीके हैं व्यवहार की, वो हम सीखते हैं और उनकी तरह हम करना शुरू कर देते हैं। परंतु जो लोग इस प्रकार के न्यूरोटिक डिसऑर्डर्स के शिकार होते हैं, वो किस लिए होते हैं? सिगमंड फ्रॉइड ने हमें ये बताया कि जब हम अपनी दमित इच्छाओं को, अपनी इड वाली जो इच्छाएं हैं, उनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते और वो बाहर अभिव्यक्त हो जाती हैं। और जब ईगो या सुपर ईगो वाले प्रोहिबिशंस या रिस्ट्रिक्शंस जो हैं, वो सामने आ जाते हैं, और इड और ईगो या सुपर ईगो में जब क्लैश होता है, ठीक है, उस समय फिर हमारे अंदर ये अंतर्द्वंद या कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं, और जिसकी वजह से ये मेंटल डिसऑर्डर्स जो हैं, मानसिक विकार जो हैं, वो हमें घेर लेते हैं, हम उनका शिकार हो जाते हैं, ठीक है। तो यानी कि न्यूरोसिस का मतलब क्या होता है? एक प्रकार का आंतरिक मानसिक अंतर्द्वंद होता है, जो कि अवॉइडेंस और अप्रोच वाले सिचुएशंस के द्वारा होता है। अवॉइडेंस अप्रोच का मतलब क्या है? इड कहता है इस चीज को पाना है, ईगो कहता है कि इसको अभी अवॉइड करो, अभी थोड़ा ठहरो, रुको, ठीक है। तो ये अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट होता है, और ये हमारा डेवलपमेंटल प्रोसेस के दौरान
जब हम विकसित होते हैं, हम लोग शारीरिक या मानसिक रूप से जब हम विकसित होते हैं, तो उस प्रोसेस के दौरान या उस प्रक्रम के दौरान हमारे अंदर ये पैदा होता है, और जिसकी वजह से बहुत ज्यादा एंजाइटी या चिंता वाली फीलिंग हमारे अंदर आ जाती है। ठीक है, तो बेसिकली इस तरीके से हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। नाउ वी कम टू द डेफिनेशंस। एग्जैक्ट अब हमें डेफिनेशंस चाहिए, तो सबसे पहले जीएफ ब्राउन की डेफिनेशन है। उन्होंने क्या बोला है, हमें न्यूरोसिस किसे कहते हैं। उनके अकॉर्डिंगली न्यूरोसिस जो है एक प्रकार से संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और गतिवाही प्रक्रम होता है, जो कि बहुत ही मंद या माइल्ड फॉर्म में हमारे अंदर असामान्यता या एबनॉर्मैलिटी को पैदा करता है, और जिसके कारण व्यक्ति जो है वो कुछ अंश तक, कुछ लेवल तक अपने कार्य करने के लिए असमर्थ हो जाता है। ठीक है, और जो कि किसी ना किसी प्रकार से चिंता से संबंधित होता है। तो इस तरीके से जीएफ ब्राउन ने हमें इसको एक्सप्लेन किया है। यानी उन्होंने क्या कहा है कि कॉग्निटिव, संवेगात्मक या इमोशनल, एंड टाइप ऑफ मोटर या गतिवाही। यानी कि कॉग्निटिव क्या है, हमारे थॉट्स। ठीक है, हमारे थॉट्स इस प्रकार के हो जाते हैं, हमारे इमोशंस थोड़े से विकृत हो जाते हैं, और हमारा जो मोटर जो एबिलिटीज हैं, ठीक है, शारीरिक जो एबिलिटीज, मोटर या गतिवाही यानी कि शारीरिक जो योग्यताएं हो जाती हैं, वो थोड़ी सी विकृत होती है माइल्ड फॉर्म में। ठीक है, बहुत ही मध्यम स्तर का असामान्यता होती है, और जो कि व्यक्ति को आंशिक रूप से असमर्थ बनाती है अपने डे टू डे कार्य करने के लिए। आंशिक रूप से इसलिए मैंने कहा है बिकॉज जैसे आपको शुरू में मैंने आपको बताया था कि बिल्कुल ही नॉर्मल वो व्यक्ति प्रतीत होता है। ठीक है, बिल्कुल डे टू डे जो कार्य है, डेली रूटीन के जो वर्क है, वो बिल्कुल सही प्रकार से कर सकता है। कभी कभी उसको या किसी ऐसी एक सिचुएशन में उसको लगेगा कि वो बहुत ज्यादा चिंतित हो गया या बहुत ज्यादा इनकेपेबल हो जाता है कोई भी कार्य करने के लिए। बस उसके माइंड के बैक ऑफ द माइंड एक वो चिंता वाली या एंजाइटी वाली फीलिंग बनी रहती है कि अब कुछ होगा, जबकि ऐसा कुछ नहीं है, कोई बाहरी खतरा नहीं है। खतरा जो होता है जिसके जिसके कारण उस व्यक्ति को एंजाइटी हो रही है, वो आंतरिक खतरा है। ठीक है, वो आंतरिक फीलिंग है उसकी कि कोई ना कुछ बुरा होने वाला है या कुछ ना कुछ खतरे वाली चीज होने वाली है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। एक्चुअल जब कोई खतरे वाली चीज होती है या एक्चुअल जब कोई भयावह परिस्थिति आती है, तो उसमें जब हम टेंस होते हैं या उसमें जब हम चिंतित होते हैं, तो वो बिल्कुल नॉर्मल है। ठीक है, न्यूरोसिस के अंतर्गत जो चिंता वाली फीलिंग होती है वो एबनॉर्मल होती है। इसको हम न्यूरोटिक एंजाइटी भी कहते हैं, बिकॉज इस प्रकार की एंजाइटी का कोई सोर्स नहीं है, कोई स्रोत नहीं है। हम पिन पॉइंट नहीं कर सकते कि हमें क्यों डर लग रहा है या हमें क्यों ये एंजाइटी हो रही है, हमें क्यों चिंता। अगर आप वो व्यक्ति बोलेगा वो मेरे को तो बहुत चिंता हो रही है, हम पूछेंगे क्यों हो रही है चिंता, ही इज नॉट एबल टू टेल। तो दिस इज न्यूरोटिक एंजाइटी, दिस इज एबनॉर्मल एंजाइटी, यू कैन से, असामान्य चिंता होती है ये। और अगर हम किसी वाकई में कोई एक्चुअल कोई चिंता का विषय है जिसके कारण हमें ये चिंता है, तो वो बिल्कुल नॉर्मल है। जो वो जब चिंता वाली जो परिस्थिति है या वो कंडीशन है या सिचुएशन है वो खत्म हो जाती है, बीत जाती है, तो हमारी वो चिंता बिल्कुल खत्म हो जाती है और हम नॉर्मल वे में बिहेव करना शुरू कर देते। तो इस प्रकार की चिंता के लिए कोई इलाज की जरूरत नहीं होती। परंतु जब न्यूरोटिक एंजाइटी होती है, यानी कि जब हमें सोर्स का नहीं पता कि क्या सोर्स है, परंतु वो चिंता वाली फीलिंग दिन पर दिन, महीने पर महीने, सालों साल हमारे अंदर बनी रहती है, तब उसके लिए हमें इलाज की या ट्रीटमेंट की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, तो कई प्रकार की न्यूरोसिस जो है, मेंटल डिसऑर्डर्स जो हैं वो देखे जाते हैं। ठीक है, भय के डिसऑर्डर्स हैं जिसको हम फोबिया कहते हैं। एक बाध्यता का डिसऑर्डर होता है, यानी कोई भी एक कार्य बार बार करने की हमें जो इच्छा होती है उसको हम बाध्यता कहते हैं, कंपल्सिव जिसको कहते हैं। ठीक है, ऑब्सेशंस भी होते हैं, यानी कि कोई भी एक थॉट बार बार हमारे दिमाग में आ रहा है जिसको चाहकर भी हम अपने दिमाग से अलग नहीं कर सकते। या फिर
डिसोसिएटिव डिसऑर्डर्स होते हैं जिसमें कि हम अचानक से अपना जो जीवन जी रहे हैं उसको छोड़कर किसी दूसरा लाइफ में किसी दूसरी जगह पर चले जाते हैं और एक दूसरा जीवन जीना शुरू कर देते हैं, जो एक्चुअल या जो रियल जीवन है उसके बारे में हमारी मेमोरी बिल्कुल खत्म हो जाती है। इसको हम स्मृति लोप भी कहते हैं। तो इस प्रकार के कई प्रकार के डिसऑर्डर्स हैं जो कि न्यूरोसिस के अंतर्गत हम लोग स्टडी करते हैं। यहाँ पर आपके सिलेबस में 3 मेजर डिसऑर्डर्स हैं: फोबिया, जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर्स और ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर्स, जिनको हम एक एक करके पढ़ेंगे। फोबिक डिसऑर्डर्स होते हैं जो कि डर से रिलेटेड होते हैं। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर्स होते हैं यानी कि जो थॉट्स और ऐसे कार्य करने से रिलेटेड होते हैं जिनको हम चाह कर भी रोक नहीं पाते हैं। और जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर्स होते हैं यानी कि जनरल या सामान्य तौर पर सामान्यकृत चिंता वाले जो विकृतियां हैं वो हमारे अंदर उत्पन्न रहती हैं। तो ये जब हम आगे डिस्कस करेंगे तो आई टेल यू इन डिटेल कि ये क्या है, इनके सिम्टम्स क्या होते हैं, इनको कौन से ऐसे कारणों से ये हमारे अंदर विकसित होते हैं और हम किस तरीके से इनका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो अभी आपको मैं जस्ट न्यूरोसिस के बारे में एक जनरल इंट्रोडक्शन दे रही हूँ कि न्यूरोसिस क्या होता है। अब इसके जनरल सिम्टम्स क्या होते हैं। वैसे तो हम आगे जब हम फोबिया करेंगे या ओसीडी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर करेंगे या जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर करेंगे तो उनके अपने सिम्टम्स आपको पता चलेंगे, परंतु ये जनरल कुछ सामान्य कुछ लक्षण है जो कि किसी भी प्रकार के न्यूरोटिक के रोगी में देखे जा सकते हैं। और सबसे मेजर और पहला जैसे मैंने आपको सिम्टम बताया वो है एंजाइटी, चिंता। ठीक है, तो ये तंत्रिका ताप का या न्यूरोसिस का एक प्रमुख लक्षण होता है, यानी कि इसमें कोई धमकी भरा या आने वाले खतरे की चिंता हमारे अंदर बनी रहती है। व्यक्ति हर वक्त इस प्रकार की चिंता का अनुभव करता है जबकि उसको इसका सोर्स नहीं पता। उसको पता है कि ये बेकार की चिंता है, वो उसको रोक भी लगाना चाहता है परंतु उसको रोक नहीं सकता। ठीक है, ही नोज कि जो मैं ये चिंता फील कर रहा हूं वो उसका कोई सोर्स नहीं है, वो चिंता वाली कोई बात है ही नहीं, मेरी की लाइफ बिल्कुल नॉर्मल चल रही है, परंतु फिर भी वो अपनी इस चिंता को अपने अंदर से खत्म नहीं कर पाता। ठीक है, नॉर्मली इसकी जो तीव्रता होती है या इसकी जो विस्तार जो होता है वो आपका जितना अधिक होगा उतना ज्यादा आपके अंदर मानसिक विकृति महसूस होगी या मानसिक विकृति उत्पन्न होती है। ठीक है, तो पहला जो सिम्टम है इसका वो है चिंता, जो कि प्रमुख लक्षण है हमारे न्यूरोसिस का। इसके अलावा कुछ और भी सिम्टम्स या लक्षण नजर आते हैं। सबसे पहला आ जाता है कि हीनता की भावना, अपर्याप्तता की भावना, यानी कि रोगी के अंदर ये फीलिंग रहती है कि वो दूसरों से हीन है, दूसरों से इंफीरियर है और या वो पर्याप्त नहीं है, कंप्लीट नहीं है, या कोई भी कार्य जो भी वो कर रहा है वो अपने आप में वो पूरा नहीं कर पाता, उसको हमेशा किसी ना किसी या दूसरे व्यक्ति की हेल्प की जरूरत पड़ती है। ठीक है, अनदर सिम्टम जो इसमें देखा जाता है वो है आत्म केंद्रिता का, यानी ईगो सेंट्रिसिटी। इसका मतलब क्या है कि जो न्यूरोटिक पेशेंट जो होता है, तंत्रिका तापी जो रोगी होता है, उसको सिर्फ अपने बारे में हमेशा सोचता रहता है, अपनी चिंता, मेरी अपनी भावनाएं क्या है, मेरी अपनी फीलिंग्स क्या है, मेरी क्या आकांक्षाएं हैं, मुझे यहाँ पर कैसा फील होगा, मैं वहां जा सकता हूँ कि नहीं जा सकता, मुझे वहां जाकर अच्छा लगेगा कि बुरा, वो हमेशा अपने बारे में सोचता है, किसी दूसरे के बारे में वो बिल्कुल नहीं सोचता। ठीक है, देन हाइपर सेंसिटिव होते हैं ऐसे लोग जो होते हैं, न्यूरोटिक पेशेंट्स जो हैं वो बहुत ज्यादा संवेदनशील होते हैं। जरा सी आप उनको कोई रोक टोक करोगे तो वो एकदम से उदास हो जाएंगे, बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं। आप उनको कोई रोक टोक नहीं कर सकते, किसी बात के लिए उनको बुरा भला नहीं कह सकते, बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, बहुत ज्यादा संवेदनशील होते हैं। इंसाइट का या अंतर्दृष्टि का अभाव होता है ऐसे पेशेंट्स के अंदर, यानी कि उनको रियलाइज नहीं होता कि जो वो सोच रहे हैं, जो वो फील कर रहे हैं वो गलत है। ठीक है, सहन नहीं होता उनको कोई, जैसे अभी मैंने आपको बताया, कोई भी आप उनको कोई भी बात बोलोगे दे विल नॉट बी एबल टू टॉलरेट। छोटी से छोटी विपत्ति भी अगर उनके ऊपर आ जाती, उनको लगेगा वो मेरे ऊपर तो पता नहीं क्या आसमान
टूट गया। वो बिल्कुल भी टॉलरेंस पावर इनमें नहीं होती है, अपने आप को अनुपयुक्त या इनअप्रोप्रिएट समझते हैं, ठीक है। इसके अलावा सेल्फ डिफीटिंग या आत्म पराजक व्यवहार होता है उनका। कोई भी वो काम करेंगे उनको लगेगा ये तो मैं कर ही नहीं सकता, ये तो बिल्कुल गलत मैंने किया है, ठीक है, और मेरे तो बहुत ज्यादा शत्रु हैं, मुझे तो कोई लाइक नहीं करता, या मेरे तो फ्रेंड्स नहीं है, मैं तो इस दुनिया से भाग जाना चाहता हूँ। एस्केपिज्म वाला, एस्केपिस्ट वाला व्यवहार उनमें आपको बहुत ज्यादा दिखाई देगा, ये जिंदगी जीने लायक नहीं है। तो इस प्रकार की बातें वो आपके साथ करेंगे। आप जरा सा उनसे पूछोगे कि अच्छा बताओ आपका क्या हाल है, हाउ आर यू, तो वो आपको 10 प्रॉब्लम्स जो है अपनी गिनानी शुरू कर देंगे, और जो कि बहुत मेजर नहीं होती, बहुत ही माइनर माइनर चीजों में भी वो अपना दुखड़ा रोना शुरू कर देते हैं। इसके अलावा उनका एक बहुत ही ज्यादा विरोधाभास या पैराडॉक्स वाला बिहेवियर आपको देखने को मिलता है, यानी कि उनको ये लगता है कि कोई भी छोटी से छोटी विपत्ति भी अगर मेरे सामने आ जाती है तो मुझे इसमें भाग जाना चाहिए, और बड़ी से बड़ी अगर विपत्ति जिसमें कि नॉर्मल लोग घबरा जाएं, उस प्रकार की विपत्ति में वो सीना ठोक कर या बड़े मजे से वहां पर खड़े रहेंगे कि मैं इस विपत्ति से उभर कर दिखाऊंगा। तो ये पैराडॉक्स वाला बिहेवियर है, यानी जिस सिचुएशन में नॉर्मल व्यक्ति घबराता नहीं है वो घबराएंगे, और जिस सिचुएशन में नॉर्मल व्यक्ति घबरा जाता है वो बिल्कुल नहीं घबराते, ठीक है। तो विरोधाभास या पैराडॉक्स इसको कहते हैं। इसके अलावा आती हूँ 10 मिनट। इसके अलावा उनका अनसेटिस्फैक्ट्री रिलेशंस जो हैं, इंटरपर्सनल रिलेशंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा अनसेटिस्फैक्ट्री होते हैं, यानी कि दूसरे लोगों से संबंध वो बहुत अच्छे नहीं बना पाते हैं, ठीक है। बहुत बिकॉज हमेशा उनको अपने बारे में ही सोचना रहता है, अपने बारे में ही वो फिक्र करते रहते हैं, दूसरे व्यक्ति के बारे में जब वो सोचेंगे ही नहीं तो रिलेशंस कैसे अच्छे वो बना पाएंगे। तो अनसेटिस्फैक्ट्री रहते हैं उनके रिलेशंस। इसके अलावा वो हर प्रकार की सोशल सिचुएशन में जाना अवॉइड करते हैं, ठीक है। दे डोंट वांट टू गो टू एनी काइंड ऑफ सामाजिक जो भी कोई फंक्शन हो रहा है आपके घर का या आस पड़ोस में, या लोगों से मिलना जुलना अवॉइड करते हैं, अपने आप में ही विड्रॉ कर जाते हैं या अपने आप में उनका विनिवर्तन हो जाता है। इंटीग्रेशन या एकबद्धता का अभाव होता है, यानी कि अपने ही व्यक्तित्व के जितने भी विभिन्न पहलू होते हैं, विभिन्न एस्पेक्ट्स होते हैं, उनको वो इंटीग्रेट नहीं कर पाते हैं या उनको एकबद्ध नहीं कर पाते हैं। तो इस प्रकार के ये कई आपके साइकोलॉजिकल या मनोवैज्ञानिक सिम्टम्स देखने को मिलते हैं एक न्यूरोटिक पेशेंट में। और इसके अलावा कुछ फिजिकल सिम्टम्स भी हैं, जैसे कि इन लोगों को नींद नहीं आती है, हार्ट बीट बहुत तेज तेज इनकी चलती रहती है, थकावट का एहसास होना, ब्लड प्रेशर बहुत हाई रहता है इनका, और पसीना आता है, भूख प्यास नहीं लगती, बहुत ज्यादा उदासीन या डिप्रेस से आपको ये लोग नजर आएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार के कुछ साइकोलॉजिकल और कुछ फिजिकल सिम्टम्स जो है एक न्यूरोटिक पेशेंट में हमें देखने को मिलते हैं। और हालांकि ये आपके जनरल सिम्टम्स हैं, इसके अलावा जब हम जो स्पेसिफिक मेंटल डिसऑर्डर्स करेंगे उसमें अलग सिम्टम्स, उस डिसऑर्डर से रिलेटेड सिम्टम्स भी हम उसमें पढ़ेंगे। पर ये जनरल सिम्टम्स हैं जो कि मोस्ट ऑफ द न्यूरोटिक पेशेंट, चाहे उनको किसी भी प्रकार का न्यूरोसिस क्यों ना हो, चाहे वो फोबिया के पेशेंट हैं या फिर वो आपके ओसीडी के पेशेंट हैं या जीएडी के पेशेंट हैं, इस प्रकार के जो जनरल सिम्टम्स हैं साइकोलॉजिकल और फिजिकल, वो आपको, या सारे नहीं, मतलब कुछ कुछ इस प्रकार के सिम्टम्स आपको न्यूरोसिस के पेशेंट में नजर आएंगे, ठीक है। तो ये था आपका जनरल इंट्रोडक्शन अबाउट न्यूरोसिस, कि न्यूरोसिस क्या होता है, तंत्रिका ताप किसे कहते हैं। तो इसमें आपने जो भी आपका क्वेश्चन आएगा, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, तंत्रिका ताप किसे कहते हैं और दुर्भीतिक विकार का वर्णन करें, ठीक है, फोबिया। फिर तंत्रिका ताप किसे कहते हैं, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर का, यानी कि इसको हम कहते हैं हिंदी में ऑब्सेसिव कंपल्सिव, यानी मनोग्रस्ती बाध्यकारी विकार, ठीक है, मनोग्रस्ती बाध्यकारी विकार। और फिर आपका तीसरा आ जाता है जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर, यानी कि सामान्यकृत चिंता विकार।
तो ये 3 आपके सिलेबस में है और इन तीनों में से कोई भी एक क्वेश्चन आपका आ सकता है और उससे पहले वाला पार्ट जो है क्वेश्चन का वो यही होगा कि तंत्रिका ताप किसे कहते हैं। ठीक है, तो उसमें आपने ये लिखना है तंत्रिका ताप क्या होता है, इसकी डेफिनेशन आप लिख देना, जेएफ ब्राउन की डेफिनेशन आप लिख देना और इसके कुछ जनरल जो सिम्टम्स हैं जो तंत्रिका ताप के रोगियों में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, प्रमुख लक्षण आपका चिंता का है, उसके अलावा कुछ और सिम्टम्स हैं साइकोलॉजिकल और फिर जो फिजिकल सिम्टम्स होते हैं वो आप कर देना। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट क्लास में